बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आइंदा इंतखाबात में सिंध में हुकूमत बना सकेगी? क्योंकि सिंध में एक अलग सूबे के क़याम की आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और वो MQM पाकिस्तान का मुतालबा है कि एक अलग सूबा बनाया जाए। इसके साथ साथ कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है उस पर भी बयानबाजी की वजह से पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। आज गवर्नर सिंध और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई और उसमें पेशरफ्त के हवाले से भी बात की गई। इसके साथ साथ बंडल आइलैंड और बंदू आइलैंड जो है, जिसकी मिल्कियत का दावा विफाक ने किया था, उसको चैलेंज किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से और अदालत में भी उसको चैलेंज कर दिया गया है। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्हें MQM पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। अगर वो अलग सूबे के कयाम की बात कर रहे हैं तो ये उनका ही नारा है। पंजाब की सूरत हाल सिंध से मुख्तलिफ थी, इसलिए पंजाब में नए सूबे के कयाम की बातें जो थीं वो वक्त की ज़रूरत थी। इसी पर बात करने के लिए MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर खान साहब, क्या नए सूबे का नारा महज एक नारा ही रह जाएगा या फिर ये जो सदा है इसका कोई समर भी मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये इंशाअल्लाह ताला ये नए सूबे का जो हमारा स्लोगन है, नारा है, ये अब नारा नहीं रहेगा और इसके ऊपर मुस्तकिल जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी और इसके ऊपर राय आम्मा को हम हमवार करते रहेंगे। अच्छा, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, वो ये कहें कि ये महज नारा है, तो भाई नारों से ही बात शुरू होती है। पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त भी पाकिस्तान का पहले नारा लगा था, उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया था। इसी तरह ये अब इसके ऊपर बहुत ही सीरियस सोच व विचार के बाद हमने फैसला किया कि अब हमारा सिंध के अंदर रहते हुए पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा मुमकिन नहीं है। हम किसी कौमियत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के होते हुए ये सूबा मज़ीद बदहाली का शिकार होगा, यहाँ पर बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए कि गुज़िश्ता 13 सालों में ये वो हुकूमत है कि जो पूरे सूबे के अंदर 13 सालों में 13 गैलन पानी का इजाफा तो कर नहीं सकी, 13 सालों में 3 बसें ये चला नहीं सकी है। इस हुकूमत से ये तवक्कुआत करना कि ये कुछ हमारे लिए बेहतर करेंगे, हमें अब यकीन नहीं आता। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ ये देखें कि ये बात करते हैं कि लसानियत की हम सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, लसानियत की सियासत हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? गुज़िश्ता 40 सालों से या भुट्टो साहब के दौर से इस सूबे सिंध के अंदर जो 60 और 40% का कोटा नाफिज किया गया था, वो क्या MQM ने किया था, क्या महाजरों ने किया था, आपने किया था? उसकी बुनियाद पर आप सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को ना दाखिले देते हैं, ना उनको नौकरियां देते हैं। गुज़िश्ता 13 सालों में इस सूबे के अंदर तकरीबन 3 लाख नौकरियां दी गई हैं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। इन 3 सालों के अंदर कराची, हैदराबाद के लोगों को बमुश्किल तमाम 4 से 5 हज़ार, शायद मैं कह रहा हूँ कि शायद नौकरियां दी गई हों, और वो भी जाली डोमिसाइल पर। जो आपने सिंध से लोग यहाँ आए, उन्होंने जाली डोमिसाइल बनाया और उनको नौकरियां दे दी गई। यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज की हालत आपके सामने है। यहाँ पर बारिश हो जाती है, उसके बाद जो तबाही फैलती है वो आपके सामने है। लोगों के मकान जो है वो छतों तक पानी से डूब जाते हैं, घरों में बच्चियों के जेवर तबाह हो जाते हैं, उनका जो भी जहेज होता है वो सब तबाह हो जाता है। ये पीपल्स पार्टी थरपारकर के अंदर जो है वो लोगों को पानी नहीं मुहैया कर सकती। ये पीपल्स पार्टी लाड़काना जैसे शहर के अंदर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तक तो दे नहीं सकती है। तो ये सारी वो सूरत हाल है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि बल्दियाती जब निज़ाम ख़त्म हुआ, इन्होंने पूरे सिंध के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लगाए। पूरे सिंध के साथ साथ कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर कोई एक आदमी तो नाम के लिए बता दीजिए कि जिसको हम कह सकें कि हाँ, ये आपको उर्दू बोलने वालों में से कोई फर्द मिला था कि जिसको आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। आपने इस साल जो है वो 34 असिस्टेंट कमिश्नर लगाए हैं, उसमें से एक भी आपको गैर सिंधी नहीं मिला। मैं महाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक भी गैर सिंधी नहीं मिला आपको। कोई पठान नहीं मिला, कोई बलोच नहीं मिला आपको, कोई पंजाबी नहीं मिला। टोटल नफरत और तासुब की बुनियाद के ऊपर ये सियासत करते हैं और इल्जामात दूसरों पर लगाते हैं। आमिर खान साहब, ये सारे हालात देखने के बाद हम आमिर भाई, आप लोगों ने
आज फैसला कर लिया कि अब सिंध हुकूमत जो है, इस सिंध हुकूमत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी पिछले दिनों में बहुत बड़ी रैलियां हुई, हैदराबाद में भी हुई, कराची में भी हुई, बड़े, और इसमें कोई शक नहीं कि जब MKM निकलती है तो MKM निकलती है, पता लगता है। अब एक तरफ तो आपने ये फैसला कर लिया, तो क्या आप सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं? देखिए, हम जब आवाम से रब्ता करते हैं और आवाम से रब्ता करके उनको अपने के साथ कनेक्ट करके जब हम रोडों पर आते हैं, तो उसका कतई मतलब ये नहीं होता कि हम ताकत के ज़रिए हम कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन में सूबे का एक तरीक़ेकार लिखा हुआ है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक तो अगले 200 साल और 500 साल तक भी जो है वो सूबा तो नहीं बन सकता। अच्छा, उसी आइन के अंदर एक शेख है 239(4) जो सूबे को इख्तियार देता है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से अगर करारदाद पास करा लेता है तो सूबा बनने की कोई सबील पैदा होती है। तो हमारा कहना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, वो ये कहती है कि पंजाब की सूरत हाल तो मुख्तलिफ थी। खान साहब, उनका ये कहना है कि पंजाब में तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे वो नए सूबे के कयाम के लिए मुत्तफिक थे, तभी रेजोल्यूशन आई और उसे पास किया गया। तो सिंध की सूरत हाल इससे ही अक्सर मुख्तलिफ इसलिए है कि वहां पे एक जमात सिर्फ इसका मुतालिबा कर रही है। मुझे थोड़ा सा आप मौका दे दीजिए, मैं इसकी वजाहत कर दूं ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए। ये पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बड़ी मुनाफिकाना गुफ्तगू करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सूबे के 2/3 मेजॉरिटी से पास होने के बाद सिंध हुकूमत के अंदर रहते हुए या सिंध सूबे के अंदर ये बिल पास हो और उसके बाद जो है वो हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि वफाक के अंदर जो आइन के अंदर लिखा हुआ है 239(4) जो ये तय करता है कि सूबों की करारदाद कैसे पास होगी या सूबों में इजाफा कैसे होगा, ये 239(4) आप आइन के अंदर से आप मिन्हा कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, ये वफाक करेगा, इससे सूबे का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये 2/3 मेजॉरिटी की जो शर्त लगी हुई है खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि ये पंजाब के साथ मिलाने की बात करते हैं। भाई, पंजाब अगर दही पंजाब के अंदर सूबे की बात करता है, यहां पर सेंसस सही तरह से आप करा दीजिए, लोगों को सही गिन दीजिए, कराची और हैदराबाद के लोगों को आप सही गिन दीजिए। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी मुतालबा करेगी कि सूबा बनाया जाए। मैं दावे से कह रहा हूं, इसलिए कि ये कराची के लोगों को सही गिनते नहीं है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत में बैठ के ये फरमा चुके हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा इस शहर की आबादी है। ये लोगों को सही गिनने को तैयार नहीं है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के लोगों को सही गिनते नहीं है। जब सही गिनते नहीं है तो फिर इख्तियारात भी उसी हिसाब से मिलते हैं। वफाक से NFC के जरिए जो कुछ भी मिलता है उसी हिसाब से मिलता है। ये अगर सही तादाद गिन दें, यानी सिंध की अगर आबादी 5 करोड़ है और कराची की उसमें से आप 3 करोड़ की आबादी अगर आप सही गिन लें तो इनका CM आ ही नहीं सकता। मेजॉरिटी किसकी होगी सूबे के अंदर? 1 मिनट में बिल पास होगा। इस वजह से ये मुखालफत करते हैं। इनको मालूम है कि लोगों को अगर सही गिन दिया जाएगा तो इनकी जो ब्लैकमेलिंग है, ये इनकी जाली अक्सरियत है, ये खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से ये इस तरह के नारे लगाते हैं, नफरत की सियासत करते हैं कि खून के दरिया बह जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई, आप ये इस तरह के नारे लगा के कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान जब बनाने का फैसला हुआ था, हमारी अजदाद ने फैसला किया था और पाकिस्तान बना के दिखा दिया था। इंशाअल्लाह ताला सूबे का फैसला किया है, सूबा बनेगा और कानून और आइन के अंदर रहते हुए बनेगा। ताकत से नहीं बनाएंगे, इंशाअल्लाह दलाइल देकर इस सूबे को बनाएंगे। आमिर भाई, PDM बड़ी मुतहर्रक हो गई, कराची में जलसा आ रहा है आपके शहर में और दावा किया जा रहा है कि वो हुकूमत को बहा ले जाएंगे। सारे मुखालफिन जो हैं वो जो बिल्कुल हुकूमत के जो साथ हैं ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। आप बड़े पुराने सियासी पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और आप लोगों ने बड़े मुश्किल हालात भी देखे हैं। आप समझते हैं कि ये जो नया इत्तेहाद बना है, ये इत्तेहाद हुकूमत के लिए ख़तरा होगा? देखें, पाकिस्तान की सियासत में ये जब इस तरह के इत्तेहाद बनते हैं तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं और उसके बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। आप मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको खुद अंदाज़ा इन सारी चीज़ों का कि बहुत कुछ पीछे होता है। बहरहाल, मैं इन सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को समझता हूँ कि वो वाक़ईतन जिनके साथ वर्कर्स की एक तादाद है जो कमिटेड वर्कर्स हैं, जो मसाइल पैदा कर सकते हैं। पिछली दफ़ा भी मौलाना साहब ने एक यहाँ से
मार्च किया था और इस्लामाबाद तक ले गए थे, और जो इस वक्त दोनों पार्टीज दाएं और बाएं उनके बैठी हुई हैं, उन दोनों पार्टीज ने मौलाना साहब के साथ वफा नहीं की थी। तो इनमें आपस में तो इत्तेहाद है नहीं, पहले तो अपने अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन और इत्तेहाद पैदा कर लें, और अपोजिशन मुत्तहिद होगी तो यकीनन इससे हुकूमत के लिए मुश्किलात के साथ साथ अच्छे काम करने के भी आसार पैदा होंगे कि जहां गलतियां अगर हो रही होंगी तो हुकूमत भी उसकी इस्लाह करने पर मजबूर हो जाएगी। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है अपोजिशन के अंदर, ये हो तो मुमकिन है कि शायद कुछ असरअंदाज हो सके। क्या सिंध हुकूमत जो है अगर इन्हें इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं जनवरी में, अगर ये जनवरी में आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देकर सिंध हुकूमत छोड़ सकती है? हाँ, मुख्तसर अल्फाजों में कहूँगा, मुझे पीपल्स पार्टी से तो ये उम्मीद नहीं है कि वो सिंध हुकूमत से इस्तीफे देकर जो है ना वो घर चले जाएं। मुझे तो उम्मीद नहीं है। ये यहाँ पर तो सारा ही झूठ फरेब मकर, उसके ऊपर सारी इनकी सियासत है, और जितनी करप्शन बदउनवानी इनके यहाँ होती है, ये करोड़ों रुपए खर्च करके तो इलेक्शन जीतते हैं। ये 2 साल के अंदर कैसे इस्तीफे देने पे हो जाएंगे तैयार, मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पीपल्स पार्टी, नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी। आमिर खान साहब, कराची का क्या बनेगा? कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का ऐलान होता है तो उस पर भी बयानबाजी शुरू हो जाती है, फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस आता है आइलैंड की मिल्कियत के हवाले से कि वहां पे नए शहर बसाए जाएंगे, सयाहत को फरोग दिया जाएगा। अब उस ऑर्डिनेंस को भी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। आज मुलाकात गवर्नर सिंध की वजीर आजम से हुई तो है, क्या आपको लगता है कराची का मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए तब्दील हो सकता है? देखिए, मैंने आपको जैसे अर्ज की कि कराची का मुस्तकबिल सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पूरे सिंध का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के होते हुए तो बेहतर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कोई बेहतरी नहीं आ सकती है। आप कराची हैदराबाद तो छोड़ दीजिए, आप लाड़काना और कश्मोर, गोटकी, सेवन, ये सारे इलाके भी देख लीजिए जहाँ पर जो है आसार कदीमा का नमूना पेश कर रहे होते हैं। जहाँ तक सवाल है ये आइलैंड्स का, एक मजाक बना हुआ है। देखें, जब कोरोना की वबा फैलना शुरू हुई तो उस वक्त भी वफाक और सूबे के दरमियान में एक अजीब तनाज़ा पैदा हो गया कि भाई लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। एक अजीब सियासत शुरू हो गई। इश्यूज़ के ऊपर भी जो है जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर भी सियासत शुरू कर दी जाती है, उससे नुकसान होता है। ये आइलैंड्स के ऊपर जहाँ तक मेरी मालूमात है, सिंध हुकूमत ने पहले इसके ऊपर रजामंदी जाहिर की। जब मीडिया की जीनत बना, मीडिया पे आया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि शायद कोई गलत फैसला कर गए। अब उससे बचने के लिए शोर शराबा कर रहे हैं कि ये गलत है और ये सिंध का दायरे इख्तियार है, वफाक अपना इख्तियार उसमें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये आइलैंड मेरी दानिश में इन दोनों की तो ये आपस की बिला वजह की लड़ाई, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ कि ये आइलैंड जिस इलाके में बसते हैं उस इलाके के लोगों का उसके ऊपर इख्तियार होना चाहिए। ये सिंध की हुदूद में आते हैं, सिंध की हुदूद में ये समंदर है, उसके अंदर आते हैं, तो उसके अंदर इसका इख्तियार भी सिंध के पास होना चाहिए। मफादात की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये उन आइलैंड्स के ऊपर क्या चीज़ बनानी है, कैसी बिल्डिंग्स बनानी है, उसके ऊपर टूरिज्म को बढ़ाना है, उसमें कौन से टाइकॉन्स जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये अभी चीज़ें बैकग्राउंड में ये सामने आती चली जाएंगी। आपको अंदाजा होगा कि ये मफादात की लड़ाई है, ये इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। ये असूली तौर पे मेरी राय है कि ये सिंध का दायरा इख्तियार है। आमिर भाई, ये बता दें, क्या मुत्तहिदा अपोजिशन जो बनी है, इन्होंने अपने पहले इजलास से पहले क्या आप लोगों से राब्ते किए, और क्या अगर ये अब आपसे राब्ते करते हैं तो क्या MKM के वफद इन्हें मिलेगा, इनके साथ राब्ते बढ़ाएगा? राना साहब, अभी तक तो इन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, ख़ास तौर से ये अपोजिशन के हवाले से। लेकिन वैसे ज़ाहिर है कि हम सियासी लोग हैं, हम पीपल्स पार्टी से भी मिलते हैं, मौलाना साहब से भी मुलाकातें रहती हैं, और मुस्लिम लीग नून से भी मुलाकातें हमारी रहती हैं। हमारी कोई दुश्मनियाँ नहीं, हम एक दूसरे को ख़ानदानी दुश्मनियाँ करके नहीं बैठे हुए हैं। सियासत में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि एक दूसरे से मुलाकातें होती रहें, इख्तलाफ राय होता रहे, असम्बली के अंदर बैठ कर हम एक दूसरे से इख्तलाफ करें। अब तक इन्होंने हमसे नहीं किया है, आइंदा करें
करेंगे, इनसे रब्ता, जाहिर है कि अगर ये हमसे रब्ता करते हैं हम रब्ता ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा कतन इस मौके के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत से अलग होने का कोई इरादा नहीं है, या हम हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी होने वाली साजिश या कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, मिलने दरवाजे आइंदा इलेक्शन में या कराची की तामीर के हवाले से या किसी और मामले पे क्या आपका और मुस्तफ़ा कमाल इनका इत्तेहाद हो सकता है? मैं इसको मिला के थोड़ा सा जवाब दे दूंगा। आपका एक पहला सवाल था 11 अरब रुपए के पैकेज का, तो मुझे हम बहुत दफ़ा इस पे कह चुके हैं, इसमें इदारों का कुछ ताल्लुक़ है, इदारे इसमें कुछ उनका अपना रोल है, तो हमें कुछ उम्मीद भी बंधी है, वरना तो ये भी यहाँ पर भी वफाक की और सूबे की एक लड़ाई शुरू हो गई है कि इतने पैसे हमारे हैं, हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हम क्रेडिट लेंगे, वफाक कुछ कह रहा है, सूबा कुछ कह रहा है। तो उम्मीद है, यकीन नहीं आता कि कोई बेहतरी हो सकेगी। और इस 11 अरब के पैकेज से इसमें बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कराची के अंदरूनी शहर की जो सूरत हाल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। गली मोहल्ले की जो सड़कें और सेवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें जो तबाह हो चुकी हैं, उसके ऊपर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक सवाल आपने किया जिन साहब का, अव्वल बात तो ये कि मैं उनको कोई सियासतदान ही नहीं समझता, वो कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं। एक बैसाखियों के सहारे पर उनको ला के खड़ा किया गया था, और 2018 के इलेक्शन में भी बड़े दावे थे उनके कि सीएम उनका आ रहा है, और 19 कराची की सीटों में से 18 सीटें वो जीत रहे हैं। इस इलेक्शन में भी उनका हाल इससे कोई मुख्तलिफ, पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ नहीं होगा। हमारा किसी के साथ, हमारी एमकेएम की रिवायत रही है कि हम इलेक्शन किसी के साथ मिल के नहीं लड़ते हैं, अलग ही लड़ते हैं। बाद में अलाइंसेस बन जाते हैं। एमकेएम के दरवाजे अलबत्ता सबके लिए खुले हुए हैं, कोई भी आना चाहता है जो एमकेएम के तरीक़ेकार हैं, एमकेएम का डिसिप्लिन है, उसके अंदर रहते हुए काम करना चाहता है, तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। यानी इलेक्शन लड़ेंगे तो इनफरादी तौर पर लड़ेंगे, उसके बाद अलायंस हो सकता है। कराची की बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन यकीन नहीं है आपको कि कराची की बेहतरी हो सकती है, क्योंकि जहां पर मफादात की जंग हो वहां पर बेहतरी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब इससे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक के आगाज़ के हवाले से बतदरीज तैयारियां जो हैं वो तेज़ी पकड़ती जा रही हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा जाते हैं, मुलाकात करते हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, और आइंदा की हिकमत अमली पे बात की जाती है, गुजरांवाला के जलसे की तैयारियों के हवाले से बात की जाती है। और फिर उसके बाद आज मरीम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि आखिरी बार ये है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आखिरी बार है कि बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, आखिरी बार है कि आटे की कीमत बढ़ गई। इसके बाद आवाम को घबराना नहीं चाहिए, कुछ अरसे बाद तमाम उमूर मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में होंगे। पीडीएम की इन तैयारियों के हवाले से और इसके रिबटल में जो हुकूमत पाकिस्तान जो तैयारियां की हुई हैं उन पर बात करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रियाज फतेहाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फतेहाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रियाज साहब, मरीम औरंगज़ेब का ये जो बयान है कि कुछ अरसे बाद जो उमूर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में होंगे, एक तरफ अदालत से वो मफरूर होने के करीब हैं, दूसरी जानिब उनके जो कायदीन हैं, उनके जो रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं उमूर सब उनके हाथ में होंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि पीडीएम की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकती है? देखें, गुजारिश है कि हुकूमत के जो लोग हैं, वज़रा, MNAs, MPAs, वो सारे इतने मसरूफ़ हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती। अपोजिशन के पास वाफर टाइम है, वो ज़्यादा सो कर गुजारते हैं। जब ज़्यादा सो कर गुजारेंगे तो उन्हें ख्वाब भी ज़्यादा आएंगे, और ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, हुकूमत ने ऐसा कोई आर्डिनेंस जारी नहीं किया कि ख्वाब नहीं देखे जा सकते। तो इसमें क्या अर्ज है, अगर दिल पिशौरी करने के लिए ऐसी बातें कर लें तो, क्योंकि ये पुरानी आदत है कि आप वर्कर्स को, चूँकि बहुत मायूसी है अपोजिशन की जमातों में, वर्कर छोड़कर, मैं तो जब भी अपने हल्के में जाता हूँ 10-12 ग्रुप मेरे साथ शामिल नए हो जाते हैं नून लीग को छोड़कर। इसलिए उनको रोकने के लिए कि आप वो जो स्पीड लग गई है निकलने की, तो उनको रोका जाए, हुकूमत के साथ लोग शामिल ना हों। आप देखा होगा 5 अरकान असम्बली पंजाब से मिलने गए, उनको आपने निकाल बाहर किया। ये भी तो रवैया जमहूरी नहीं है ना। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी तब्दीली नहीं आ रही, ऐसे मामला चलते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर ये कहते हैं हम इस्तीफ़े दे देंगे,
तो फिर इन्हें कौमी असम्बली के साथ सूबों से भी इस्तीफ़ा देना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाएं और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से चिमटे रहें। अगर ये सूबों से इस्तीफ़ा देते हैं तो सबसे ज़्यादा तो समान बुज़दार साहब खुश होंगे, क्योंकि उनकी हुकूमत को सिरे से ख़तरा ही ख़त्म हो जाएगा। और सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो जब खाली नशिस्तें होंगी, इस पर फौरी इलेक्शन तो हो नहीं सकता कोरोना वायरस की वजह से। जब तक कोरोना मुल्क में आया इलेक्शन नहीं हो सकते। मजबूरन वफाक को आइन के तहत सिंध में गवर्नर राज लगा के सिंध में अपनी हुकूमत बनानी पड़ेगी और काम चलता रहेगा जब तक कि कोरोना मुल्क में ख़त्म नहीं होता, ज़मीनी इलेक्शन नहीं हो सकते। हमें तो इसका मतलब है आप हुकूमत के सूबादार हैं और बड़े अहम एक MNA भी हैं और बड़ी अहम पोजीशन पे भी हैं। ये जो आपने एक बात की है कि फिर सिंध में गवर्नर राज लगाकर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत करेगी, तो इसका मतलब है आप लोग उनके इस्तीफ़े देने के हवाले से सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं। देखिए, हर वक्त हुकूमत हो या कोई भी इदारा हो, अपने काम और फंक्शन के मुताबिक उसकी तैयारी होनी चाहिए और है। तो लेकिन इसके बावजूद हम मुस्बत सोच रखते हैं, अपोजिशन का बहुत एहतराम करते हैं, हम उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत अपोजिशन जमहूरियत के दो पहिए हैं, उन्हें बिला वजह खफा नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमारा तो इसमें कोई दोष कसूर हुकूमत का नहीं है। उन्हें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहिए, कानून साजी में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी तजावीज़ लेकर आएँ, उन पर गौर करने को तैयार हैं। तो ये बिला वजह रोज़ाना रूठ के बैठ जाने का भी कोई जवाज़ नहीं बनता। हर रोज़ रूठना अच्छा नहीं होता। और हमारे साथ बैठे, इस्तीफ़े की ज़रूरत ही क्या है, हमारे साथ बैठे काम। उनके वैसे अरकान असम्बली मुस्तफ़ी होना भी नहीं चाहते। अच्छा, है ऐसे अरकान असम्बली हैं इनके, लड़कर आए हैं ऐसे अरकान असम्बली हैं इनके जो इस्तीफ़ा नहीं देंगे? जी, बहुत। कितनी तादाद होगी? जी, बड़ी तादाद में नहीं चाहते कि हम इस्तीफ़ा दें। अंदाज़न कितने होंगे? मेरा ख्याल है कोई निस्फ 50% तो ज़रूर हैं जो नहीं इस्तीफ़ा देना चाहते। हो सकता है उनमें से कुछ ज़्यादा इस्तीफ़े आ जाएं, लेकिन फिर भी मेरा ये कहने का ख्याल था कि मेजॉरिटी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती। और बड़ी बादल भी है, चूँकि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और क्या है चिलमन से लगे बैठे हैं। तो एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ये कल मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि इदारों से तसादुम का जो तासुर है वो सरासर गलत है, हम इदारों की मजबूती चाहते हैं। दूसरी जानिब आज मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो सेंट्रल कमेटी है उससे वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए ये कहा कि फ़ौज से हमको मोहब्बत है, हम हर फौजी से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पे हमको एतराज़ है। तो क्या आप ये समझते हैं या वफाकी हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन जो है वो उनका जो तासुर सामने आ रहा है कि इदारों से तसादुम, वो वाकई तासुर ठीक है? देखिए, अगर अपोजिशन इस बात को ओन करती है कि वो सारे इदारों के साथ हैं, जिसका 1000 उन्होंने एक्सटेंशन पर वोट देकर भी किया, तो फिर हमें तो इस पर कोई इतराज़ नहीं है। हम कब चाहते हैं कि अपोजिशन तसादम करे इदारों से? इदारे तो रियासत के हैं। देखें ना, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी 3 इदारे हैं, 3 पिलर हैं स्टेट के। और अगर सियासतदान एहतराम करते हैं ब्यूरोक्रेसी का, वो खा वर्दी में हो या गैर वर्दी में, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं ना। रियासती इदारे हैं, पाकिस्तान की रियासत के इदारे हैं, और जिस तरह वो जमहूरियत को मजबूत कर देखना चाह रहे हैं, इस तरह हम भी इदारों को मजबूत देखना चाह रहे हैं। तो इसमें हर नहीं, नेशनल इंटरेस्ट इज़ सुप्रीम। सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के इत्तेहाद, यकजहती, सालमियत, नेशनलिज्म, यहाँ की खुददारी, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी, यहाँ पे खुशहाली, इदारों को मजबूत करना, ये तो हमारा मैंडेट है। हम तो इसको चाहते हैं और इसमें तो हमारा आइन भी इसकी बात की हदायत और इजाज़त देता है। तो हम तो नहीं चाहते कि ये लड़ाई लड़े इदारों के साथ या हुकूमत के साथ भी लड़ने की कोई जवाज़ तो नहीं बनता ना। हमारे भाई हैं, हमारे साथ बैठे हैं और गपशप लगाते हैं। 5 साल पूरे करें, ये भी तो 5-5 साल पूरे कर चुके हैं ना। 5 साल नून की हुकूमत ने पूरे किए, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरे किए, तो अब ये भी हमें पूरे करने दें। उसके बाद देखेंगे 2023 में क्या होता है। फतेहना साहब, ये तो आपकी ख्वाहिश है, ये तो आपकी ख्वाहिश है कि उनको आपको 5 साल पूरे करने दें। उनकी ख्वाहिश है कि, उनका कहना भी है, कल हमारे प्रोग्राम में कहा गया कि गुजरांवाला पहला जलसा रखा इसलिए गया है कि जब भी नून लीग गुजरांवाला तक पहुंचती है तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है।
देखिए, गुजारिश ये है कि असल में इनको खौफ क्या है। खौफ ये है कि मार्च 2021 में इलेक्शन आ रहे हैं सेनेट के। इस वक्त हम जो भी कानून साजी कौमी असम्बली में करते हैं, सेनेट में अपनी मेजॉरिटी की बिना पर अपोजिशन को टर्न डाउन कर देती है। मार्च 2021 में सिमत बदलने जा रही है और सेनेट में भी PTI की और मौजूदा हुकूमती इत्तेहादियों की वाज़ेह अक्सरियत हो जाएगी, जिस क्योंकि 4 में से 3 सूबों में हमारी हुकूमतें हैं किसी न किसी तरह से, तो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इक्वल सीट्स हैं सेनेट में, तो खुद ब खुद हमारी तादाद बढ़ जाएगी। एक तो इनको ये खौफ है। दूसरा, आप किसी भी सनतकार से या एक्सपोर्टर से पूछ लें, इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री 3 शिफ्टों में काम कर रही है। इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ गए हैं। दुनिया भर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। हमारी हिकमत अमली स्मार्ट लॉकडाउन और फिर लॉकडाउन ख़त्म करने से हमें टोटल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्रिसमस के इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के पास, वो पूरा नहीं कर पा रहे। उन्होंने अब नीचे सबलेट करना शुरू किया हुआ है। आपकी नज़र इससे में क्या होगा? भी इस वक्त बहाली की जानिब गामज़न है, मुल्क की उम्र भी बेहतरी की जानिब गामज़न है, तो फिर इसमें अपोजिशन को डर किस बात का है? यानी ये एक इकट्ठ है जो अपने मफादात की वजह से इकट्ठा हुआ है, इससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। बहुत शुक्रिया रियाज फतेहाना साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने जो कल जाती उमरा जाकर मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की है। राना साहब, उस मुलाकात की जो तफसीलात मंजर आम पर आई, क्या उससे हट के भी कोई तफसील ऐसी है जो अया नहीं हो सकी? देखिए यासर, जो तफसीलात मंजर आम पे आई, जो बाहर आके टॉक की गई वही है, लेकिन मैं आपको अंदर की असल बात बताता हूँ। जब इनकी मीटिंग होती है तो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है जब बैठते हैं, बैठ के गुफ्तगू शुरू होती है। एक फुल हाउस मीटिंग है जिसमें सारे बैठे हैं। एक मीटिंग चंद अफराद की है, तो उस पर सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोन पर लंबी बात करवाई जाती है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। और जब मियाँ नवाज शरीफ के साथ बात कराई जाती है तो मौलाना साहब उस पर सवाल भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब, क्या हमारे जलसों में नून लीग उसी तरह आएगी जिस तरह आना चाहिए, या वही होगा जो इस्लामाबाद में हुआ? और फिर उस पर यह भी तय होता है कि अब इन जलसों का स्लोगन क्या होगा। मौलाना साहब जो हैं वो खड़े रहेंगे या सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही नारे चाहे? तो उस पर मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा जाता है कि मौलाना साहब, इस हुकूमत को गिराना है, अदारों के ख़िलाफ़ खुल के बातें होती हैं। मैं ये ब्यासर कह रहा हूँ, मीटिंग में भी, फ़ोन पे भी, और अदारों पर शदीद कहा जाता है कि आप फैसला करें, कारकुनों से नारे लगवाएं अदारों के ख़िलाफ़, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, अपना ये सारा कुछ करें, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरमियाना ज़रा सा रवैया रखें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर आया जिक्र शहबाज शरीफ का। ये एक भतीजी फिर चचा को खा गई, भाई तो कहती है ना चचा ने वफा की। तो वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से हदायत ये है कि अब मियाँ शहबाज शरीफ अगर रिलीज़ हो भी जाते हैं या उनकी तरफ से कोई पैगाम आता है, उसको अहमियत नहीं दी जाएगी, अहमियत सिर्फ मरियम के पैगाम में होगी। और कल आप गौर करें ना, कल वहाँ पे ये भी पैगाम दिया गया कि ये जितने लोग आकर अंदर बैठे हुए हैं ना मीटिंग में, ये समझें कि कोर कमेटी है। अब उस पर ख्वाजा आसफ थे कल, उस पर राना तनवीर थे कल? इसका तो कल भी जवाब नहीं मिला। राना तनवीर थे कल जी? यानी जो काफ़ी लोग थे जो नहीं थे, है मियाँ छोटे मियाँ साहब की, वो सारी अलग हो जाएगी। ये वहाँ पे फाइनल हुआ जी, और फाइनल होने के बाद अब ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है, हाँ एक बात और वहाँ पे हुई पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो वहाँ पे बिल्कुल वाज़े मौलाना ने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़े नहीं देती, एक तो मौलाना की ज़िद ये थी कि वक्त से पहले इस्तीफ़े दे दें। उस पर मज़े वाली बात है, जो नून लीग के वहाँ पे रहनुमा बैठे थे उन्होंने कहा मौलाना साहब चलने दें, गुजरावाला के बाद बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। तो मौलाना साहब का ये कहना था कि अगर चेंज ना हुआ तो फौरी इस्तीफ़े दे दें। तो और पीपल्स पार्टी क्या इस्तीफ़े देगी? तो मौलाना ने वाज़े कहा कि मुझे पता पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, लिहाजा मुझे सिर्फ भरोसा नून लीग पे है, लेकिन नून लीग ये ना हो कि मुझे रास्ते में छोड़ जाए। ये अंदर की गुफ्तगू। एक तरफ बयानिया आप कुछ और अपनाते हैं कि हम इदारों से तसादुम नहीं चाहते, दूसरी जानिब आप इदारे को डिफेंड भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ शख्सियात को क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं। तो इससे तासुर यही जाता है कि आप इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये तसादुम किस हद तक जाएगा और इस पे पाकिस्तान जो हुकूमत है वो क्या है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। इन दिनों पाकिस्तान में पोलियो फ्री मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। जो हदफ मुकर्रर किया जाता है वो अहदाफ भी हासिल कर लिए जाते हैं। कैचअप डेज का एहतमाम किया जाता है, उसमें भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और बहुत से शहरों से इतलात ये हैं कि ये दिन मुकम्मल होने के बाद भी लोग जो हैं वो सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, मराकज़ सेहत से आकर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए जा रहे हैं। तो ये मौजूदा हुकूमत के अंदर जो पोलियो फ्री कंट्री बनाने का अज़्म किया गया, तो इस हवाले से जो तैयारियां हैं उसमें आगाही मुहिम का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। पिछले कुछ अरसे में देखा जाए तो बहुत सी तहरीक चली, बहुत से लोगों ने उठ के इसे प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया और ये जो वैक्सीन मुहिम थी ये कामयाबी से हमकिनार होते होते रह गई। लेकिन इन दिनों में जो मुहिम चल रही है वो कामयाबी के करीब तर है। इस हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं वो भी काफी काबिल सताइश है। इसी बारे में बात करने के लिए डॉक्टर बशीर अबड़ू, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वीपी पीपीए सेंटर, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पहली तो बात ये कि पोलियो फ्री कंट्री बनते बनते पाकिस्तान को कितना अरसा लग जाएगा? हम अभी तक पीछे क्यों हैं? हमारे खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो कब के पोलियो फ्री कंट्री बन गए, लेकिन हम अब भी उसी दौड़ में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले 92 न्यूज़ का। आपको इल्म होगा कि 2017 और 2016 में हम बहुत नज़दीक पहुंच गए थे इस पोलियो के खात्मे की। 2016 में जो है वो 12 केस थे और 2017 में सिर्फ 8 केसेस थे। अब इसके बाद गुजारिश है कि हमारी अपनी डेडिकेशन में थोड़ी सी कमी आई है। लोगों ने जो प्रोपेगेंडा है पोलियो के अगेंस्ट, उस पर बिल्कुल गलत तरीके से जो बिलीव करना शुरू कर दिया। अब ये हालात का तकाजा है कि तमाम लोगों को आगे बढ़ना होगा कि ये जो लोगों के जहनों में फॉल्स बिलीफ है, गलत एतकाद और कायद है कि इस पोलियो के खतरों से हमारा बच्चे को, अल्लाह माफ करे, बच्चा हमारा मर जाएगा, बच्चा हमारा बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होगा, बच्चे हमारे में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं। अब भी लोगों की बिलीफ है, ये एतकाद है कि इस ड्रॉप्स से जो है वो बच्चों में बीमारियां हो रही हैं। असल में ऐसा नहीं है। वालिदैन को ये यकीन दिलाना होगा कि पोलियो को मुल्क से खात्मे के लिए ये जरूरी है कि जब भी हमारे पास पोलियो की टीमें आए, आपने हर बार अपने बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलाना है। जब तक हम बार बार बच्चों को पोलियो कतरे नहीं पिलाएंगे, हम इस बीमारी से छुटकारा नहीं हासिल कर सकेंगे। दूसरा जो लोगों के वालिदैन के जहनों में है कि इस कतरों के बहुत ज्यादा मुज़िर असरात हैं, हम इनको नहीं पिलाते हैं। मैं बैसियत बच्चों के डॉक्टर के मैं यकीन दिलाता हूँ कि थोड़ी बहुत चीजें मुज़िर असरात हर दवा के होते हैं, लेकिन ऐसी बड़ा कोई मुज़िर जो है ना मुज़िर असर जो है इसमें जी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है। आप महफूज होके अपने बच्चों को पिलाएं ताकि हमारा मुल्क पोलियो से जो है वो महफूज रह सके और आने वाले दिनों में हम अपने मुल्क को पोलियो फ्री पाकिस्तान बना सकें। दूसरी गुजारिश ये करूंगा, डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले जब हम माजी में जाते हैं तो वाकई ये शिकायत थी, पोलियो के कतरे के हवाले से बहुत से लोग फतवे जारी कर देते थे, बहुत सी रुकावटें थी। लेकिन अब तो हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत की बेहतरीन जो पॉलिसी है उसके तहत अब तो किसी गली मोहल्ले में कोई ऐसी शिकायत नहीं मिल रही, बल्कि देहातों के अंदर उन जगहों पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस मामले में तशवीश पाई जाती थी, अब तो वहाँ पर भी पोलियो के कतरे बाकायदा टीमें जब जाती हैं, पिलाती हैं और लोग उनसे ताउन करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन जी जैसे आपने कहा, जो भी हमारे दूर दराज इलाके हैं वहां तक हमारी टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन कुछ अभी भी मुश्किलात हैं। शहरों में भी कुछ मुश्किलात हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग अब भी जो है थोड़ा सा जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने से। मैं उनको भी उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आगे बढ़ें, अपने बच्चों को लाएं, न सिर्फ पोलियो कतरे पिलाएं बल्कि EPI के अंदर जितनी दूसरी वैक्सीनेशन है वो बच्चों को पिलाएं। आपने देखा सारी दुनिया में कोरोना की वबा की वजह से ये पाकिस्तान में 7-8 महीने जो पोलियो के कतरे या दूसरी वैक्सीनेशन वो सस्पेंड रही है। अब कोरोना की वजह से सारी दुनिया का जो है आंखें, नजर और वो है वैक्सीन पर मरकूज। मैं हैरान हूं, जो वैक्सीन मौजूद है उससे तो हम इस्तेफादा ले नहीं रहे हैं।
अब आप देखें, अब परसों भी तो डॉक्टर साहब, 3 केस जो है वो हालिया महीने में जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे वो कितने फीसद हासिल किए, और जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए टूल यूज किए जाते हैं आपकी नज़र में वो कितने इफेक्टिव रहे हैं मौजूदा दौर में? देखें जी, जितने हमारे टारगेट्स होते हैं, कोशिश होती है कि उन टारगेट्स को वो अचीव करें। लाइक इस दफा जो है पूरे मुल्क में 3 करोड़ 90 लाख के करीब 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है हमने वैक्सीन पिलानी थी, और वो टारगेट हमने अचीव किया है। और बलूचिस्तान में 25 लाख के करीब ये बच्चों को जो है वो वैक्सीन करनी थी, वो भी हमने हिस्सा किया है। लेकिन कुछ इलाकों में, दूर दराज के इलाके हैं, कुछ इलाकों में थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वहां पे थोड़े प्रॉब्लम हैं, लेकिन हम उन जगहों पे भी जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अवाम में अब इतना शऊर, इतनी आगाही आ चुकी है कि जो लोग मिस हो रहे हैं इन कैंपेन से, वो करीबी सेंटर्स जो है वो उन पे आ रहे हैं और अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगा रहे हैं। मैंने 2-4 दिन पहले एक फैमिली अपने पोलियोज़दा बच्चे को लेकर आई और मुझे कहने लगी कि सर अब मुझे बताएं कि हम इसका भी क्या इलाज करें। हमने कहा अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इलाज होना था, पहले होना था, पहले आपने हिम्मत दिखानी थी, पहले आपने हौसला दिखाना था, आपने पहले बच्चे को वैक्सीन नहीं की। अब इस बच्चे को जो पोलियो हो चुका, अब ये अपाज है, अब इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। मास व थोड़ी बहुत फिजियोथेरापी वो आप करेंगे, थोड़ी जो है ना वो उसमें बेहतरी आ सकती है। बाकी ये बीमारी अब आपके बच्चे को अपाज कर चुकी है। तो वो जाहिर है ये लोग अपने इलाकों में वापस जाते हैं तो उन पूरी जो है ना कम्युनिटी में सबको पता चल जाता है कि फलां का बच्चा जो है वो पोलियो से अपाज हुआ है, तो लोगों में उससे भी काफी अवेयरनेस होती है। लेकिन मीडिया का काफी अच्छा रोल है, डॉक्टर्स का जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, सारे मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आने वाले 2-1 सालों में हम इस जो है ना बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर बिल्कुल यह बात दुरुस्त है कि इसकी जंग को हम सब ने मिलकर लड़ना है और हम सब मिलकर लड़ेंगे भी, चाहे दुनिया का पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स जो है इसको इस जंग में आना होगा और इस जंग को लड़ना होगा और इसको जीतना होगा। आप क्या समझते हैं? मीडिया तो अपना रोल बेहतरीन अदा कर रहा है, हुकूमत भी अपना रोल अदा कर रही है, अब हमें इस जंग को जीतने के लिए मजीद कौन से स्टेप जो हैं उठाने चाहिए? जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कुछ थोड़ी सी अभी भी पिटफॉल खामियां हैं, उसको हम एड्रेस करेंगे, जिसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारी टीमें जाती हैं और एक बड़ा एरिया होता है जिसमें हमारा एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के नीचे बहुत से जो है हेल्थ वर्कर होते हैं और वो वैक्सीन करने के लिए जाते हैं। तो वालिदैन अक्सर जो है उन हेल्थ वर्करों से इस वैक्सीनेशन के बारे में सवालात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे वो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो वैक्सीनेटर्स हैं, वो प्रोबेबली उन वालिदैन को उस तरीके से जैसे गाइड करना चाहिए, जिससे आंसर देना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और जहां से रिफ्यूजल हैं, जहां से पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा रहे हैं, वहां पे हम अपनी सीनियर टीमें जो डॉक्टरों पे मुश्तमिल हो वो जाएं, वो उनको एड्रेस करें कि जो उनकी शिकायत हैं, जो उनकी अभाम है, उनको दूर करना चाहिए। अच्छी बात है, तो ट्रेनिंग वर्कशॉप होनी चाहिए उन वैक्सीनेटर्स की जो जाते हैं, और जिन इलाकों में ज्यादा मसाइल है वहां पे डॉक्टर्स की टीमें जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कह दें कि अगर हम पोलियो फ्री कंट्री बन जाते हैं मुस्तकबिल में इंशाल्लाह, तो एक तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा, लेकिन उसके अलावा हमें बैनुल अक़वामी सतह पर सहूलत क्या होगी? जी, बैनुल अक़वामी सहूलत ये होगी कि देखें जी, जहां भी हम जाते हैं ना, तो आपके जेब में पहले ही आपका वो देखते हैं कि इनके पास पोलियो फ्री कार्ड है कि नहीं। आप देखें, आप दूसरे ममालिक में जहां भी करीबी इवन ये हज उम्रा के लिए जाते हैं, वहां पे आप जैसे बाहर निकलते हैं तो पहले आप वो काम करते हैं, वो आपको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं। देखिए, हमारे लिए उनको पता है कि ये पोलियो फ्री कंट्री से नहीं आए, ये हम और हमारे करीबी जो है ना पड़ोसी मुल्क है, इनसे जो भी आता है उनको जरूर पिलाते हैं। तो हमें वो जो वैक्सीनेशन कार्ड पोलियो फ्री जो है सारा, या पोलियो इम्यूनाइजेशन का कार्ड हर एक के पास होना चाहिए। एक तो उससे हमें बड़ी आज़ादी मिल जाएगी, और ये बड़ा एक क्या कहें कि सिर्फ पूरे मुल्क में 198 कंट्रीज हैं, उसमें 2 सिर्फ ममालिक ऐसे हैं जिसमें अभी तक ये बीमारी मौजूद है। तो उम्मीद है कि जब हम इससे छुटकारा पा जाएंगे
तो हमें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में हमें जो है वो काफी सहूलत जो मुहैया होगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें सहूलत भी मिलेगी, वालिदैन को भी समझना होगा, सोच विचार करनी होगी। 2 कतरे पोलियो के पिलाने चाहिए और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पशेमानी सारी जिंदगी आपका ताक़ुब करती रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर अबड़ू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या इस जलसे से कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं? इस जलसे की हिकमत अमली क्या होगी? इसमें नारे किस जमात के लगेंगे? पीडीएम का कोई स्लोगन इस्तेमाल किया जाएगा, उसका कोई झंडा इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नारा इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अपने तई हर पार्टी का कारकुन अपनी अपनी जमात के नारे लगाता रहेगा? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब ने। राना अजीम साहब भी साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। राना साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर गुजरांवाले के जलसे में भरपूर शिरकत करती है, वीडियो लिंक पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिताब करते हैं, तो क्या फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग से कोई खदशा है? बिल्कुल खदशा है। सिर्फ नून लीग से खदशा नहीं होगा, आप उस दिन देखेंगे कि वहाँ पर एक बड़ा ड्रामा हो जाना है। गुजरांवाला के अंदर, कुरैशी साहब बेहतर जानते होंगे, गुजरांवाला के अंदर जितनी नशिस्तें हैं, जितनी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन हुआ है, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, उन तमाम के ऊपर पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग बड़ी शदीद फटेबाजी है। आज से नहीं है, पुरानी चल रही है। और वहाँ पर तो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कत्ल भी हो चुके हैं। अब मुझे बताएं, वहाँ पर आने वाले लोग, क्या पीपल्स पार्टी का बंदा मरियम का नारा लगाएगा? और क्या मरियम के जो लोग हैं वो बिलावल जरदारी के नारे लगाएंगे? कभी नहीं होगा। मैं आपको खबर ब्रेक कर दूँ, फिर हम कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने एक मीटिंग में टारगेट रखा है 3 लाख अफराद का। नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग नून ने जो 3 बड़े अफराद जिनको सबसे ज़्यादा टारगेट दिया है, सबसे कम लोग वो लाएंगे। ये बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगहों पे तय हो गई हैं, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता। और इस पहला जलसा होगा गुजरांवाला का कि जिस पे नून लीग अपने टारगेट से बहुत नीचे रहेगी और नून लीग के साथ सबसे बड़ा हाथ उनके अपने अरकान असम्बली करेंगे। कुरैशी साहब, क्या आप समझते हैं कि राना साहब जो बात कर रहे हैं कि टारगेट से बहुत नीचे रहेंगी पंजाब हुकूमत, तो वैसे ही उनका रिएक्शन ही ऐसा दिखाई देता है कि जैसे 20 से 25 अफराद होंगे, तो क्या वाकई कोई टेंशन नहीं है पंजाब हुकूमत को? कोई मसला नहीं है पीडीएम के जितने मर्जी जलसे होते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यासिर, जहां उसूल की सियासत और वसूल की सियासत हो ना जी, तो वहां पर यही इसका अंजाम होता है। ये असल में आप देखेंगे कि लाहौर में ऑलमोस्ट को 34 के करीब अरकान असम्बली है। माल रोड पर 500 से ज्यादा अफराद नहीं इकट्ठे हो सके। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पाकिस्तान के लोगों को पैगाम देना चाहती थी कि ये वो तमाम लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी से नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी चाहते तो ये इस सिस्टम को हेल्प करते कि ये सिस्टम आगे चले, अपनी लीडरशिप के केसेस से डिस्टेंस करते और ये लोगों को समझाते कि हम एक नए पाकिस्तान में अपना शेयर करने जा रहे हैं। यहां हालात ये आए हुए हैं कि ये आवाम के इनकी जड़ें बिल्कुल नहीं है। मैं इनको गुजरांवाले के जलसे की इजाजत दे दी आपने कि नहीं दी? देखिए जी, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, राना साहब, इनको जमहूरी अंदाज में हर चीज की इजाजत दी जाएगी और ये अब अपने आप को खुद एक्सपोज करने की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं पार्लिमानी पार्टी पीएमएलएन का टीवी पे देख रहा था तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे जी आज से ऐलान जंग है। अंदाजा करें, इनका तर्ज तखातुब देखें, इनको बड़ा जोम है कि हम बड़े ताकतवर लोग हैं। वो कहते हैं ना कि तोहमत लगा के अपनों पे जो गैरों से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये वो सुखन फरोश है जो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देना। इनके जो बैरूनी आका जो लंदन में इलाज के लिए गए थे मौसूफ, उस वक्त बहुत ज्यादा मजलूमियत का प्रचार कर रहे थे, बड़े भाषण देते थे। एक तरफ आप जमहूरी अंदाज में इजाजत दी जाएगी, तो कुछ वज़रा और मुआवनीन ये राय रखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की तकारीर नशर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि हो जानी चाहिए, ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब अगर अदालत आलिया से वो मफरूर करार पा जाते हैं, तो क्या फिर पंजाब हुकूमत एक मफरूर शख्स की तकरीर की इजाजत देगी?
देखिए जी, मैं जाती तौर पर मेरी राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो पार्टी पॉलिसी होगी हमने उसको फॉलो करना है। हम आपको पार्टी पॉलिसी नहीं, हम आपको नुमाइंदा पंजाब हुकूमत आपसे आप अलाउ करेंगे। आपसे नुमाइंदा पंजाब हुकूमत पूछ रहे मैं हैं। वही अर्ज कर रहा हूं ना जी, कैसे आप सर, आप कैसे एक एब्सकॉन्डर को, एक इश्तारी को, एक मफरूर को, जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने मुजरिम डिक्लेयर किया हो, जिस पर बेपनाह अरबों रुपया पाकिस्तान का सरमाया मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, जो इक़्तिदार में रहकर जिसने पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून चूसकर पनामा में और इवन फील्ड में महल बनाए हो, जिसने 35 साल इक़्तिदार इंजॉय किया हो और वो एक बात का जवाब न दे सके कि ये पैसा बैरून मुल्क कैसे मुंतकिल हुआ, ऐसे मफरूर शख्स को, अदालती मफरूर को किस तरह से इजाजत दी जानी चाहिए? अगर वो तकरीर कर जाते हैं, अगर वो तकरीर कर जाते हैं तो क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे या वही कार्रवाई करेंगे जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है गुजरांवाला में, उसमें किसी को गिरफ्तारी भी नहीं है और आप मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद गुजरांवाला का मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज करवाया, लाहौर का छोड़ दें, गुजरांवाला का जो पर्चा हुआ वो तो पुलिस ने दर्ज कराया है, चले उससे भी छोड़ दें, उससे भी छोड़ दें, इससे भी छोड़ दें। अगर एसओपी पे अमल नहीं होता, जो आपने कहा मफरूर की एक तकरीर नहीं, वो तकरीर हो भी जाती है, अदारों के खिलाफ भी बात होती है, तो फिर कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। देखें, ये को बनाना रिपब्लिक नहीं है इनके। मैं आज बड़ा अफसुरदा हूं, मैंने ख्वाजा आसिफ की जो गुफ्तगू टीवी पर सुनी है, पूरी कौम ने सुनी है, ऐलान जंग, और अल्लाह के बंदो ऐलान जंग मुल्क दुश्मनों के खिलाफ करो, ऐलान जंग उन दुश्मनों के खिलाफ करो, सज्जन जंजाल के खिलाफ, जिनको आप मरी में बगैर वीजों के अपने पास बिठाते रहे हो। आप पूरे के पूरे हिंदुस्तानी वफूद को बगैर वीजों के अपने घर बुलाकर उनके साथ पगड़ियां बदलते रहे हो। आपको जंग तो उनके साथ करनी चाहिए थी जो दहशतगर्द आपकी शुगर मिलों में लबादा ओढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ या साजिशें कर रहे थे। आपको जंग तो उस शख्स के खिलाफ करनी चाहिए थी जो कुलभूषण यादव जैसे दुश्मन यहां इस मुल्क में इस मुल्क की जड़ें खोखली करना चाहते थे। अपने लोगों के साथ जंग करते हो। ये तो बयान ख्वाजा आसिफ साहब का है। मरियम औरंगजेब साहिबा का ये कहना है कि बिजली महंगी कर दी, 83 पैसे फी यूनिट, चक्की का आटा 2 रुपए महंगा हो गया, ये आखिरी बार हुआ है, घबराएं नहीं, कुछ ही अरसे बाद नवाज शरीफ साहब के हाथ में सारे उमूर होंगे। महंगाई पर तशवीश का इजहार वजीर आजम करते हैं, लेकिन उसके बाद महंगाई भी बरकरार रहती है, मजीद बढ़ जाती है, वजह क्या? यासिर, जो चीज ग्राउंड रियलिटी है मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम इसको फेस करेंगे। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का 100% फोकस पाकिस्तान की आम आवाम है। 2 साल में दुनिया का कोई शख्स नहीं कह सकता कि इमरान खान ने यहां से असासे मुंतकिल करके इवन फील्ड के साथ वाला फ्लैट परचेज कर लिया हो, या इमरान खान साहब ने रमजान के साथ कोई शाबान शुगर में लगा ली हो। इमरान खान ने 2 साल इस मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए स्ट्रगल की है। ये महंगाई के जिनको हम काबू पाएंगे, यही वो माफियाज है लोगों जो लोगों को उकसा रहे हैं, जो प्रोवोक कर रहे हैं। इनकी कोशिश है, इनको पता है कि डे बाई डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट स्टेबल हो रही है। पाकिस्तान के लोगों को पता चल रहा है, पाकिस्तान के लोगों ने ये जो तकलीफ बर्दाश्त की है, ये पाकिस्तान को एडहॉकिज्म से निकालने की तकलीफ है। ये उन मुझे आखिरी 2 सवालात हैं, छोटे-छोटे से मुख्त से जवाब दे दीजिएगा कुरैशी साहब। एक तो पंजाब में कोरोना बढ़ना शुरू हो गया, तशवीश का इजहार किया गया है, और आज होने वाली एक मीटिंग में कहा गया है कि कोई जो एसओपी पे अमल नहीं कर रहा। पंजाब में अगर कोरोना बढ़ता है तो क्या कोई बड़ा लॉकडाउन, तो छोटे स्मार्ट लॉकडाउन तो शुरू हो गए, बड़ा लॉकडाउन करने जा रही या नहीं जा रहे? और दूसरा सवाल, मुझे मुख्तसर जवाब, चूंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, ये बता दें कि अचानक जलसा जैसे करीब आ रहा है, आपने इंतजामिया भी बदलनी शुरू कर दी है, ये इल्ज़ाम लगाया है मुस्लिम लीग नून ने। राना साहब, कोरोना के एसओपीज पर अमल करना हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नंबर 1 है कि हम इस पर अमल करवाएं। वाकई पंजाब में सूरत हाल कुछ थोड़े से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, हमने इस पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर खुदा ना खास्ता ये केसेस बढ़ते हैं तो कोई भी स्टेप उठाया जा सकता है, लेकिन जलसे की इजाजत देंगे? बड़े लॉकडाउन अगर केसेस बढ़ गए तो फिर जलसा होगा, अगर खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ गए तो फिर जलसे की इजाजत देंगे? यस। किस तरह से लोगों की जान से खेलने दिया जाए? इनकी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए पाकिस्तान के उन लोगों को जो बचे हैं कोरोना से, अल्लाह के फजल करम से, इनकी जाती ख्वाहिश की तकमील तक चढ़ाया जाए, भेंट चढ़ाया जाए, लोगों को कोरोना के हवाले कर दिया जाए। बढ़ते हैं तो फिर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। एसओपीज पर अमल दरामद जरूरी होगा, कोई भी बड़ा फैसला किया जा सकता है। शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।